हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने इंडेस 110 का स्कोप पढ़ा था। अब इसके बाद हम स्कोप के बाद हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। अगर एक प्रिंसिपल कंपनी जो है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसका कंट्रोल है किसी दूसरी कंपनी में, तो हम कैसे मान लेंगे कि उसका कंट्रोल है। तो फर्स्टली कंट्रोल होने के लिए 50% 51% से ज़्यादा। So इसका an investor shall determine whether its parent by assessing whether it controls the investee. An investor controls an investee if and only if the investor has all the following points. So firstly, power over the investee. Power over the investee मतलब कि इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है उसका कंट्रोल है इन्वेस्टी के ऊपर, अगर उसके पास पावर है इन्वेस्टी के ऊपर। सेकेंड है एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टिंग, कि जो जितने भी उसके रिटर्न्स हैं उसके रिटर्न्स में उसका राइट है, जितने भी उसके रिटर्न्स हो रहे हैं उसके प्रिंसिपल के इन्वॉल्व होने पर। Thirdly, the ability to use its power over the investor to affect the amount of the investor's return. An investor shall consider all facts and circumstances when assessing whether it's control and investing. मतलब ये this is a linkage of point A and B. Point A और B का linkage है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो अपनी पावर को यूज कर और अपने जो कंपनी के रिटर्न्स हैं, कौन सी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या जिसको कंट्रोल कर रखा है प्रिंसिपल ने, उस कंपनी के रिटर्न्स को अफेक्ट करना, मतलब उसके मैनेजमेंट में काम करना, उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में जो भी काम होगा उसको इस तरह से अफेक्ट करना कि उसके पास पावर है, उस पावर को यूज करके वो उसके रिटर्न्स को अफेक्ट करेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1, एन इन्वेस्टर एक्वायर्स 48% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ एन इन्वेस्टी। एक इन्वेस्टर ने 48% राइट्स ले लिए हैं। द रिमेनिंग वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। और बाकी के जितने भी परसेंटेज बची है वो किसके पास है, रिमेनिंग थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स के पास में है वो पावर, जो वोटिंग राइट्स हैं। नॉन इंडिविजुअल होल्डिंग मोर देन 1% ऑफ द वोटिंग राइट। और किसी के पास भी 1% से ज्यादा होल्डिंग नहीं है, किनमें से, जो रेस्ट के परसेंटेज है उनमें से। None of the shareholders has any arrangement to consult or any of the others और मेक कलेक्टिव डिसीजन। और किसी के पास ऐसे पावर नहीं है कि वो कंसल्ट करें या कोई डिसीजन मेकिंग में कोई कंपनी का में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो व्हेन असेसिंग द प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू एक्वायर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव साइज ऑफ द अदर शेयर होल्डिंग, the investor determined that a 48% interest would be sufficient to give it control, कि जो 48% का जो उसके पास शेयर है वो सफिशिएंट होगा उसको कंट्रोल देने के लिए। वाई? बिकॉज उसके पास 48% का ही है, मतलब लेस देन 51% है, बट स्टिल कोई और कंपनी में ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो कि होल्ड कर रहा है एक मेजॉरिटी। सो अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग किया जाएगा तो देयर विल बी मोर चांसेस कि बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं वो कोई भी डिसीजन में इस 48% वाले शेयर होल्डर जो है जिसके पास शेयर है उसके साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए मतलब कि इस क्वेश्चन में ये साफ साफ बताया गया कि जो जिसके पास 48% की शेयर होल्डिंग है उसके पास एक रिलेवेंट साइज है और वो डिसीजन मेकिंग में, कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है। सो इन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट साइज ऑफ इट्स होल्डिंग एंड रिलेवेंट साइज ऑफ द
other shareholding, the investor concludes that it has a sufficiently dominated the voting interest to meet the power criteria without the need to consider any other evidence of power. So और कोई भी हम कंसीडर करे बिना हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टर है जिसके पास 48% की शेयर होल्डिंग है, he has power to control. फाइन. उसके बाद दूसरा इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं इसमें. इन्वेस्टर ए होल्ड्स 40% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ एन इन्वेस्टी and 12 other investors each holding 5%. So 5 and 12 there are 12 other investees हैं. 12 other investors हैं जो कि 5% की शेयर होल्डिंग है इनके पास. So 12 into 5 60% की होल्डिंग होगी, टोटल 100 हो गया. A shareholder agreement grants investor A the right to appoint, remove and set the remuneration. A shareholder agreement grants investor A the right to appoint, remove and set the remuneration of management responsible for directing the relevant activities. To change the agreement, a 2/3 majority vote of the shareholder is required. In this case, investor A concludes that the absolute size of the investor holding and the relevant size of the other shareholding alone are not conclusive in determining whether the investor has rights sufficient to give it power. However, investor A determines that its contractual right to appoint, remove and set the remuneration of management is sufficient to conclude that it has power over the investee. ठीक है, जो इन्वेस्टर ए है उसके पास पावर है. ये कैसे पता चल गया? क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है कि भाई क्या हम रिमूव करने में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू अपॉइंट, रिमूव एंड सेट द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट इट हैज पावर ओवर द इन्वेस्टी. सो कोई भी शेयर होल्डर ऐसा है जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3. सो यहाँ मैनेजर जो इन्वेस्टर ए है उसकी 2/3 मेजॉरिटी ना होने पर भी उसके पास कंट्रोल है कंपनी का, और बाकी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 5% की शेयर होल्डिंग है जो कि अलग अलग 12 इन्वेस्टर्स हैं. फाइन. सो एक जो मेजॉरिटी जो जिसकी बन रही है वो किसकी है? इन्वेस्टर ए की. फाइन. इसके बाद इलिस्ट्रेशन 4 हम पढ़ रहे हैं. इन्वेस्टर ए holds 45% of voting right of an investee. 2 other investors each holding 26% of the voting right of the investee. ठीक है, तो 2 और हैं जिनके पास 26% की शेयर होल्डिंग है. The remaining voting rights are held by 3 other shareholders जिनकी 1% है. Fine. So there are no other arrangement that affect decision making. In this case, the size of investors A voting interest and its size relative to other shareholding are sufficient to conduct that investor A does not have power. Only 2 other investors would need to cooperate to able to prevent investor A from directing the relevant activities of the investee. Fine. 2 इन्वेस्टर्स जो हैं जिनके पास 26% की होल्डिंग है, तो उनके पास वो मेजॉरिटी बना रहे हैं, तो उन दोनों को कोऑपरेट करने की जरूरत है, और वो अगर मिल जाते हैं तो दे कैन मेक द मेजॉरिटी. फाइन. So these are the illustration which are important from the examination point of view, and the rest we will do in next video. Thank you so much for watching.